साथियों, आपका BNK24 यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज हम बैंकिंग सेक्टर को पढ़ने जा रहे हैं। बैंकिंग सेक्टर में आज हम बात करते हैं कि मैंने 4 दिन पहले एक वीडियो बनाया था, बताया था कि बैंकिंग सेक्टर में 2017 से 2020 तक PSU खासकर पब्लिक सेक्टर यूनिट जो बैंक थे उनमें लूफहोल क्यों आया था, क्यों बैंक समस्या से गुजर रहे थे, तो उसका उत्तर हमें यहाँ मिलेगा। देखिए साथियों, ये हम बात करते हैं, जस्ट 1 मिनट। ये देखिए 2016 बैंक, ओवरसीज बैंक है, बैंक का नाम है ओवरसीज बैंक। ओवरसीज बैंक एक एक करके सबका करेंगे, थोड़ा सा समझ लेते हैं। 2017 ये देखिए साथियों, एकदम से जो 100 करोड़ के प्रॉफिट में था बैंक, 3000 करोड़, 3300 करोड़, 8000 करोड़, 5000 करोड़, 8000 करोड़ लॉस में हो गया। मतलब 5 साल तक, 2020 तक। उसका कारण क्या था साथियों? उसका कारण मिलेगा हमें यहाँ। ये देखिए, इस बैंक का जो ग्रोस NP है, नेट परफॉर्मेंस एसेट, लगभग 11% हुआ करता था। मतलब 100 में से 11 व्यक्ति पैसा नहीं दे रहे थे। अब समझते हैं ये बैंकों को लॉस कैसे होता है। जैसे हमसे बैंक ने FD के रूप में 1 करोड़ रुपया लिया, हमें 7% का ब्याज दिया। अब वो बैंक क्या करता है, उस पैसे को किसी को लोन पे देता है। सपोज करो 12% पे उसने लोन पे दिया, तो हमसे लिया 7% पे, तो उसका नेट प्रॉफिट मार्जिन हुआ, जो फाइनेंसिंग मार्जिन होता है वो हुआ 5% का। देखो यहाँ दिख रहा है ना, फाइनेंसिंग मार्जिन 5%। तो ये 5% क्या है, उसका प्रॉफिट है। अब आप इधर समझते हैं, अब अगर किसी 10 आदमी, 100 आदमियों में से 10 ने पैसे ही नहीं दिए, ये 10 आदमियों का ग्रोस परफॉर्मेंस एसेट का मतलब है 10 ने पैसे नहीं दिए, तो बैंक को उन्हें तो देना है ना, जिसकी FD का रखी है। उसे तो ये नहीं बोल सकता ना कि यार वो मेरे ऊपर किसी को मैंने लोन दिया था, उनने पैसा नहीं दिया, तो इसलिए मैं आपको नहीं दे रहा। तो ऐसे करेंगे तो जो पब्लिक है वो मार मार के, आप जानते हो पब्लिक क्या कर सकती है। तो इसीलिए बैंकों को लॉस क्यों हुआ? इसलिए हुआ कि इन्होंने जो लोन दिया वो लोन लोगों ने रीपे नहीं किया, और रीपे ना करने के चलते बैंकों को, कस्टमरों को तो देना ही था पैसा। किसी ने FD का रख दिया, किसी ने सेविंग अकाउंट में डाल रखा। तो इनका यहाँ बैलेंस शीट पे देखिए ये लॉस शो हो रहा है। काहे के लिए हो रहा है? वो इसीलिए हो रहा है। अब हम बात करते हैं कि अभी इनका बैलेंस शीट सुधर रही है। ये देखिए 840 करोड़, 1700 करोड़, 2300 करोड़, 3400 करोड़, 3600 करोड़। ये देखो साथियों, यहाँ देखो, जो एक समय में इनका ग्रोस NPA 11% हुआ करता था, आज वो घट के हो गया 3% ग्रोस NPA। और जो नेट NPA होता है, नॉन परफॉर्मेंस एसेट, जो बिल्कुल जिसे बैंक मरा हुआ मान लेता है पैसा, जो एक समय पे 100 में से 4 आदमी ऐसे थे जो दे नहीं रहे थे, अब वो लगभग एक आध आदमी है, एक में भी 0.51, मतलब सभी रीपे कर रहे हैं। इसका मतलब बैंकों की ये चीज दिखेगी हमें बैलेंस शीट पर। ये देखिए बैलेंस शीट, देखो इनकी प्लस दिख रही है। क्यों दिख रही है? क्योंकि लोग अपना लोन, जिसको बैंक लोन दे रहा है वो रीपे कर रहा है। चलो ठीक है, ये हो गया। अब हम इंडियन बैंक को समझते हैं। अगर इंडियन ओवरसीज में कुछ अलग हो सकता है, इंडियन बैंक, ठीक है। ये देखो इंडियन बैंक की भी वही कंडीशन है। जस्ट 1 मिनट, ये देखिए, ये देखो ये क्या है, 5% का फाइनेंसिंग मार्जिन। सपोज करो 8%, 7% पे इन्होंने लिया किसी कस्टमर से जो FD करता है या कोई सेविंग, एवरेज में 7-8% मान लो इनका, क्योंकि कोई बॉन्ड भी खरीदता है बैंक के। और इन्होंने वो पैसा 12% पे दिया, किसी को होम लोन दिया, तो किसी को कार लोन दिया, किसी को पर्सनल लोन दिया, एवरेज में 12% आ गया इनका। तो 7 पे लिया, 12 पे दिया, तो बीच का मार्जिन बचा 5%, जो फाइनेंसिंग मार्जिन है। बैंकों में फाइनेंसिंग मार्जिन है क्या? ये रहा 5%। एवरेज में अगर किसी को सेविंग अकाउंट पे 4% का ब्याज दे रहे हैं, तो किसी को FD में 8% का दे रहे हैं, तो एवरेज जो आएगा वो 7 का आएगा, 7 या 8 का। और किसी को 18% पे पर्सनल लोन दे रहे हैं, तो किसी को ये क्या कर रहे हैं कि 8%, 10% पे होम लोन दे रहे हैं, तो इसका जो एवरेज निकल के आएगा वो आएगा 12 का। तो मैंने 7 पे लिया और 12 में दिया, तो 7 डिफरेंस क्या बचा? 5% का। तो 5% क्या है? ये फाइनेंसिंग मार्जिन है उसका। अब हम समझते हैं यहाँ, देखिए ये देखिए 2016 से 2016 में, 2015 में इसे 245 करोड़ का प्रॉफिट था, 2016 में 700 करोड़ का लॉस, 900 करोड़ का, 700, 1200, 1600,
और 2021 तक आ गए 2300 करोड़ 3500 करोड़। अब जाके इनकी बैलेंस शीट सुधरी है। बैलेंस शीट कहाँ से दिख रही है हमें? यहाँ दिख रही है, देखो ये एनपीए, नॉट परफॉर्मेंस एसेट, ये हम इसकी बात कर रहे हैं, इंडियन बैंक की है ना, और ये हम बात कर रहे थे इंडियन ओवरसीज बैंक की, इंडियन ओवरसीज बैंक की। ठीक है साथियों, देखो एनपीए सुधर रहा है। एक समय पे 100 में से 10 आदमी पैसा नहीं दे रहे थे, आज वो घटकर 3 पे आ गया है। उसका 0.5 था, इसका 0.39 है। तो ये चीज हो गई। अब हम समझते हैं बैंकों का जो पैसा कमाने का जरिया है वो तो हमने जान लिया। अब हम ये समझते हैं कि टर्न अराउंड आया क्यों। इसमें हम ये समझते हैं कि ROA ट्री समझना बहुत जरूरी है, कंपनी का ROA ट्री। तो अब हम इसको पहले ROA ट्री बाद में समझेंगे, पहले हम PSU बैंकों से प्राइवेट सेक्टर बैंक का कंपेयर कर लेते हैं। ठीक है, जैसे हमने इंडिया ओवरसीज बैंक देखा। जस्ट 1 मिनट साथियों, जस्ट 1 मिनट। ये देखिए इंडियन ओवरसीज बैंक लॉस 5 साल, 1 2 3 4 5, 3700 करोड़ का लॉस, 3300 करोड़ का लॉस, 8000 करोड़ का लॉस, 6000 करोड़ का लॉस और 8400 करोड़ का लॉस। ठीक है, बैंक को इंडियन बैंक 17 से 600 900 करोड़ का लॉस, 700 करोड़ का, 1200 करोड़ का, 1600 करोड़ का, 2300 करोड़ का, 3500 करोड़ का। ठीक है, ये पब्लिक सेक्टर बैंक है, PSU बैंक है। अब हम बात करते हैं HDFC बैंक की, जो कि प्राइवेट सेक्टर बैंक है। प्राइवेट सेक्टर जस्ट ये देखिए 16 है, 7,000 करोड़ का प्रॉफिट, 69,000 करोड़ का प्रॉफिट, 11,000 करोड़ का प्रॉफिट, 13,000 करोड़ का प्रॉफिट। और ये देखिए 19,000 का, 23,000 का, 28,000 का, 34,000 का। क्योंकि इनका जो ग्रोस NPA था ना वो बहुत ही बड़े हिसाब से, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर का बैंक है, लोन देते समय बड़ा हिसाब से देता है, 10 तरह की जांचें करता है, पिछला रिकॉर्ड देखता है। तो भाई HDFC को भी लॉस होना चाहिए था अगर ऑल ओवर बैंकिंग सेक्टर में प्रॉब्लम थी तो, लेकिन ऑल ओवर बैंकिंग सेक्टर में प्रॉब्लम नहीं थी, ओनली PSU बैंकों में प्रॉब्लम थी, जो पब्लिक सेक्टर बैंक होते हैं ना। क्योंकि कुछ देखो, सभी चीज़ ओपनली बोलना ठीक नहीं है, क्योंकि ये वीडियो अपलोड होगा यूट्यूब पे। आप भी सब समझते हैं इंडिया में आधे से ज़्यादा काम जुगाड़ से चलता है। अरे यार भाई साहब बोल दो यार, थोड़ा सा हो जाएगा काम। हाँ ठीक है, बोल देते हैं, हो जाएगा। कुछ काम ऐसे भी चलते हैं। देखिए जो अब ये तो HDFC क्यों नहीं लॉस में? क्योंकि ये जो पब्लिक प्राइवेट सेक्टर बैंक है ये बहुत देख समझ के लोन देते हैं। जो PSU है वो तो सब देते ही हैं, उनको आप समझते हो। अब हम समझते हैं ROA ट्री को। जस्ट 1 मिनट। कोई भी शेयर खरीदना बेचना वो सेकेंडरी है, आपका पहला मोटिव होना चाहिए कि आपको बिजनेस समझ में आना चाहिए। साथियों ROA ट्री क्या होता है? ROA ट्री होता है जैसे कोई भी कंपनी है, पहले हम कंपनी से शुरुआत करते हैं। जैसे कोई भी कंपनी है तो उस कंपनी ने सेल करी, सपोज करो 1 करोड़ की। क्योंकि मैं क्या कोई भी इतनी लेवल लैंग्वेज में बता रहा हूँ जिससे आप लोग समझे। किसी अगर कि उस कंपनी ने 1 करोड़ की सेल करी तो उसमें से पहले वो कॉस्ट ऑफ मटेरियल की कॉस्ट घटाएगी। अगर उसे एक चप्पल बनाई है तो उस चप्पल की जो मटेरियल कॉस्ट है पहले वो घटाएगी, तो उसका आएगा ग्रॉस प्रॉफिट निकल गए। ग्रॉस प्रॉफिट में से वो एक्सपेंस घटाएगी अपने, जो उसने मार्केटिंग पे बैनर वगैरह लगाए, एम्प्लॉय वगैरह कॉस्ट है, इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट है, जो मकान उसने रेंट से ले रखा है उसकी कॉस्ट है, तो आएगा एबिट, अर्निंग बिफोर टैक्स और डिप्रिसिएशन। फिर उसमें से डिप्रिसिएशन को घटाएंगे तो आएगा एबिट, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्सेस। उसमें से फिर इंटरेस्ट कॉस्ट घटाएंगे, जो उसने 50 लाख किसी से लिया, उसका उसे इंटरेस्ट देना है 5 लाख, तो वो इंटरेस्ट घटाएंगे तो आएगा पैट, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। फिर उसमें से टैक्स घटाएंगे तो आएगा पैट, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये तो होता है किसी भी कंपनी को पढ़ने का तरीका। मैं बिल्कुल सिंपल तरीके में बता रहा हूँ आपको, लेकिन बैंकों में ऐसा नहीं है। बैंकों में ऐसा नहीं पढ़ा जाता। बैंकों में क्या पढ़ा जाता है? बैंक क्या कोई सामान तो मैन्युफैक्चरिंग कर रही है जो उसको हम सेल देखेंगे, उसमें क्या होता है? उसमें इंटरेस्ट इनकम होती है, जो बैंक इंटरेस्ट इनकम अर्न करता है। उसके बाद उसमें से इंटरेस्ट जो उसने दिया है FD वालों को या सेविंग अकाउंट वालों को, जो भी उसने इंटरेस्ट दिया है वो घटता है, तो बचते है उसके पास में टोटल इनकम। उसमें फिर
अदर इनकम जुड़ती है। अदर इनकम क्या होती है बैंकों की, जैसे किसी को क्रेडिट कार्ड इशू किया तो उसमें प्रोसेसिंग फी होती है, किसी को लोन दिया तो उसमें प्रोसेसिंग फी होती है, क्रेडिट कार्ड की सालाना फीस होती है 500 रुपये, या एटीएम जो होता है उसकी फीस होती है। मतलब ये जो होती है अदर इनकम में आती है। तो जब ये टोटल जुड़ जाएगी तो बैंक की आएगी टोटल इनकम। फिर एक बार सुन लीजिए, बैंकों की जो टोटल इनकम है वो इंटरेस्ट से आती है। बैंक क्या करता है, हाँ, कि हमारा पैसा लेकर दूसरे को लोन पर देता है, हमसे लिया 7% पे, दूसरे को दिया 12% पे, बीच का जो 5% है वो उसका मार्जिन है। उस 5% में वो 7% उन्हें दे देता है जो खाता धारक है, 5% बचा उसमें वो अदर इंटरेस्ट जो उसके पास आया है, चाहे उसने लोन दिया है तो प्रोसेसिंग फी आई है, उसने एटीएम जारी किया है तो उसकी पैसा आया है, किसी को एसएमएस चार्जेस दे रहा है, किसी को जो करेंसी चार्जेस होते हैं, जैसे किसी को भारत की करेंसी बदलवानी है या कहीं अदर उसमें दूसरे देश में ट्रेड करनी है तो उसकी चार्जेस वगैरह लेता है बैंक, तो वो अदर इनकम में आती है। एक उसकी वो होगी टोटल इनकम। टोटल इनकम में से ओपेक्स घटेगा। क्या घटेगा? ओपेक्स, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग एक्सपेंस। जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या होता है, जैसे बिजली, कर्मचारी और आईटी को मैनेज करने में जो खर्चा आ रहा है ना, ये सब जो ओपेक्स घटेगा। उसके बाद आएगा पेप। क्या आएगा? पेप, प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अगर कोई पूछता है बैंकों का प्रॉफिट क्या होता है तो क्या होता है? पेप, प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट। प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से प्रोविजनिंग घटती है। अब प्रोविजन क्या होता है ये समझ लीजिए। प्रोविजन होता है कि जैसे बैंक क्या होता है, किसी को लोन देता है तो उसका कुछ पैसा, कुछ परसेंट पैसा अलग निकाल कर रख देता है कि यार देखो इसमें से हो सकता है कि कुछ पैसा हमारा रीपे ना आए, तो इससे हमारी बैलेंस शीट खराब ना हो, तो वो पैसा हम अलग निकाल कर रख देते हैं। जैसे ये फ्री कैश फ्लो, ये क्या है? ये वही है जो मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। अब आप ये समझ लीजिए, जैसे अब होता क्या है, बैंकों ने किसी को लोन दिया, सपोज करो 10 आदमी ने उसे लोन नहीं दिया, तो उसमें से वो बास्केट बनाते हैं। जैसे 15 से 30 दिन की एक बास्केट बनाएंगे, फिर 30 दिन से 60 दिन वाली एक बनाएंगे, और 60 दिन से 90 दिन वाली एक बनाएंगे। ये होती 3 बास्केट। और फिर वो 90 दिन के बाद में बैंक उसको रिजेक्ट मान लेता है, बोले यार ये पैसा वापस नहीं आएगा, ठीक है। तो वो पैसा वो प्रोविजनल से लगाते हैं ताकि अपनी बैलेंस शीट बच जाए। अब जो बैलेंस शीट बच जाती है उसको फिर एनपीए में डाल दें। एनपीए, नॉन परफॉर्मेंस एसेट, बोले यार इसका कुछ लग नहीं रहा कि वापस आएगा। अब देखिए होता क्या है साथियों, 2007 में 17 में जो, जस्ट 1 मिनट, 2017 है ना, ये 17 एनपीए कितना था इनका? 11% है ना, 10% लगभग। अभी कितना है? 2%। इसका मतलब लोन इनके रीपे हो रहे हैं, इसीलिए इनकी बैलेंस शीट देखो क्लीन अप दिख रही होगी आपको साथियों। ये देखिए 2017 में लॉस था इनको, जस्ट 1 मिनट, ये देखिए लॉस था, और अभी ये 3600 करोड़ के प्रॉफिट में है। क्यों है? ये देखो 800 करोड़, 1700 करोड़, 2200 करोड़, 3400 करोड़, 3600 करोड़। वो क्योंकि इनकी जो लोन दिया था वो रीपे हो रहा है समय पे। क्या है कि बैंक को अगर 12 किस्तों में किसी ने लोन बांधा है, उसकी 11 किस्त आ गई है, और अगर किसी कारण से बैंक को वो एक किस्त नहीं देता है तो बैंक लॉस में है, ना कि प्रॉफिट में है। क्योंकि बैंक ने जो 11 किस्त ली है उसमें तो उसका मूलधन ही आया है जो उसने दिया था। एक्चुअल जो उसकी इनकम है वो तो 12वीं किस्त है, और वही उसने दी नहीं। तो इसलिए बैंकों में ये सब चीज़ें बहुत देखना बहुत जरूरी रहता है। अब बैंकों की साथ में जो एक समस्या आ रही है, वो पहले हुआ क्या था, 2016 और 17 में बैंक का सीडीआर घट गया था। क्या हो गया था? सीडीआर, क्रेडिट डिपॉजिट रेशो। बैंक के पास में उदाहरण के लिए समझ लो 1 करोड़ रुपए जमा है, और बैंक ने दे दिया 1.5 करोड़ रुपया कर्जा। समझ रहे हो मेरी बात? 1 करोड़ रुपया जो बैंक के पास जमा है, खाता धारक होगा या वैसे, 1.5 करोड़ उसने कर्जा दे दिया। तो अब उसको जो इंटरेस्ट आना है वो 1.5 करोड़ रुपया आना, देना 1 करोड़ का, लेकिन पैसा तो आया ही नहीं। तो इसीलिए उसमें लिक्विडिटी की कमी आ गई।
आपको, आपने तो लोन दे दिया, अगर कोई अपना पैसा निकालने गया कि वन फाइन डे मेरे को 10 लाख दो, आपके पास में लिक्विडिटी नहीं है। लेकिन इस बार जो है इनकी एसेट की तरफ समस्या नहीं आ रही, इस बार बैंकों में आ रही है लाइबिलिटी की तरफ समस्या, क्योंकि जो पैसा है ना वो बैंकों से निकल के कहाँ जा रहा है, शेयर मार्केट में, रियल एस्टेट में, ये सब चीज़ें हैं। तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब करें और थोड़ा सा किसी भी शेयर को खरीदने बेचने से पहले कंपनी पढ़ना सीखें, क्योंकि आप पढ़ना बहुत ज़रूरी है। शेयर ऊपर जाना नीचे जाना वो तो एक मार्केट की साइकिल है, बाकी आपको बिजनेस समझ में आना चाहिए, बिजनेस पढ़ते आना चाहिए। साथियों धन्यवाद।